नमस्कार, लीगल हेल्पलाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लीगल हेल्पलाइन में हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ जुड़ेंगे जो कि रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको रिट से जुड़ी हुई जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि रिट कैसे आपके संवैधानिक हक को सुरक्षित करने में मदद करता है। किसी भी देश के नागरिकों के लिए स्वतंत्रता मुख्य आधार है और ये स्वतंत्रता नागरिकों को कई अधिकार प्रदान करती है। इन्हीं अधिकारों में मौलिक अधिकार प्रमुख होते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। संविधान ने न्यायालय को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की है जिसके आधार पर वह किसी को भी कार्य करने पर रोक लगा सकती है या कार्य करने का आदेश दे सकती है। संविधान ने न्यायालय को कुछ विशेष शक्तियां या अधिकार प्रदान किए हैं जिसके द्वारा न्यायालय इन शक्तियों का उपयोग करके किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को कार्य करने या कार्य करने से रोकने का निर्देश देती है। इस प्रकार का आदेश चाहने वाला व्यक्ति न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। इस याचिका को ही रिट के नाम से जाना जाता है। ये तो ठीक है बुनियादी जानकारी। विस्तार से जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, तो रिट से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं को बताएंगे ऋषिपाल जी जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। रिट से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप 012061279337 पर कॉल करिए या फिर 012061279338 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो ऋषिपाल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषिपाल जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल दरअसल यही है कि रिट क्या होती है। संविधान में रिट के बारे में क्या कहा गया है, रिट का क्या महत्व है और कैसे ये हमारे हकों की रक्षा करता है। देखिए, रिट जो है वो अपने आप में बहुत विशेष याचिका होती है। वैसे ये जो पिटीशन, याचिका वर्ड को अगर इंग्लिश में कहते हैं पिटीशन होता है, लेकिन रिट अपने आप में पिटीशन जो होती है बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः जब भी किसी मामले के अंदर दो पार्टियों के बीच में कोई विवाद होता है तो उनको सलाह दी जाती है कि आप सिविल कोर्ट में जाइए और अगर आपको कोई विवाद है तो उस पार्टी को आप दूसरी पार्टी को आप गवाह फाइट कीजिए और न्यायपालिका जो है आपके मामले का समाधान करेगी। लेकिन कई ऐसे मामले होते हैं जिसके अंदर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का एक संस्था के रूप में मौलिक अधिकारों का हनन होता है। मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकार जो होते हैं जो संविधान में बताए गए हैं उनका भी हनन होता है। तो ऐसी स्थिति में जो रिट जो पिटीशन होती है उसका बहुत महत्व होता है कि रिट पिटीशन को आप डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर, संविधान के आर्टिकल 226 के अंदर और 32 आर्टिकल के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के अंदर आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमारे तक आप देखेंगे तो रिट पिटीशन के अंदर अगर हाई कोर्ट की जो पावर है मामलों में उन लोगों का जो स्कोप है वो ज्यादा है। हाई कोर्ट के अंदर आप मौलिक अधिकार और अन्य अधिकार जो होते हैं जैसे मानव संपत्ति का अधिकार या और किसी तरह का अधिकार जो होते हैं, बल्कि होता है, बहुत किसी को गलत तरीके से अरेस्ट किया जाता है। तो किसी भी ऐसा अधिकार जो आपको लगता है कि अधिकार की श्रेणी में आता है या किसी दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य बनता है वो अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता, तो ऐसे सामान्यता रूप में आप अपनी जो निजी हाई कोर्ट होता है जिसकी राज्य में आप रहते हैं वहाँ के हाई कोर्ट में आप पिटीशन लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है जो जुडिशियल होता है, जो रिट का जो व्यवस्था होती है उसके महत्वपूर्ण होती है। रिट को आप डायरेक्ट जो है उसके लिए आपको एक सिविल सूट की तरह अपनी बातों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन रिट के अंदर जब आप पिटीशन लगाते हैं तो जो नेचर ऑफ एविडेंस होती है वो इस तरह होती है कि अपनी बात कहती है। और सामान्यतः जो रिट लगाते हैं वो पब्लिक बॉडी के खिलाफ लगाते हैं। किसी को जो सर्विस संस्था है, गवर्नमेंट संस्था है, उसके खिलाफ लगाते हैं कि आप कोई भी या तो कार्य ढंग से नहीं कर रहा है या कोई अधिकार है उस अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कार्य कर रहा है या किसी पुलिस अथॉरिटी ने या जो किसी भी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में किसी और डिपार्टमेंट ने अपने कानून से बाहर जाकर जो है वो किसी को अरेस्ट कर लिया या किसी को केस बना दिया है या मान लीजिए कोई और ऐसी कोई भी तरीका होता है जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के अलावा जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अलावा किसी और अधिकार का भी किसी भी तरह हनन होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जाना होता है कि
जिसके अंदर आप एक बहुत बड़ी प्रक्रिया से बच जाते जी। हैं और वहाँ सामान्य रूप से स्टेट को अपनी बात का जवाब देना हो। इस तरह से एक पूरी तरह से मौलिक अधिकार और अन्य अधिकारों के नागरिकों के अलावा जो और गैर नागरिक होते हैं उनके भी जो ह्यूमन राइट्स होते हैं और अधिकार होते हैं, सामान्य अधिकार होते हैं, उनकी रक्षा की जाए। जी सर, ये भी बताइए कि रिट याचिका कैसे दायर की जाती है, इसका प्रोसेस क्या होता है? देखिए, अभी याचिका जैसे मैंने आपको बताया तो आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाती है और आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हाई कोर्ट में दाखिल किया। अब फर्क होता है कि सुप्रीम कोर्ट में आप दाखिल करेंगे या हाई कोर्ट में। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को हनन इस प्रकार से हो रहा है कि कई जो राज्य सरकारें जो है उसमें इन्वॉल्व है, या मान लीजिए कोई ऐसी चीजें जिसका दायरा एक राज्य से दूसरे एक राज्य से ज्यादा राज्य को दायरा है, तो ऐसी स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको लगा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपको रिट सुन सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके मौलिक अधिकार या किसी अधिकार का हनन जो है किसी राज्य सरकार के लिए किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में अगर आप रिट लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है कि आप पहले जो आपका कंसर्न है जो हाई कोर्ट है आप वहां जाइए और वहां पर अपनी जो रिट पिटीशन है वो दाखिल कीजिए। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट अगर उसकी किसी तरह से आप संतुष्ट नहीं तब आप उस पर आ सकते हैं। तो सामान्यतः अगर वो जो मामला है वो मामला किसी राज्य की सीमा के अंदर है, किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है या किसी संस्था ने अपनी कार्य क्षेत्र से बाहर गए कार्य किया है या कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार या सामान्य अधिकारों का हनन हुआ है, जो कि सरकारी संस्था या किसी और पब्लिक अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल को नहीं करना चाहिए था, तो वो उस स्थिति में उस राज्य की जो कंसर्न जो हाई कोर्ट होती है, सपोज की दिल्ली के अंदर कुछ होता है, दिल्ली हाई कोर्ट जाएगी, अगर नोएडा में, गाजियाबाद में, बागपत में या मान लीजिए अलीगढ़ में कुछ होता है, तो ऐसी स्थिति में जो उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट जो है लखनऊ या इलाहाबाद हाईकोर्ट जो अपनी डायरेक्ट शक्ति है, आपको वहां पे अपनी रिट को फाइल करना। जी बिल्कुल। सर ये भी बताइए कि जब आर्टिकल 32 या 226 के तहत कोई याचिका कोर्ट के सामने पहुंचती है तो कोर्ट क्या करती है, किस तरह से अधिकारों की रक्षा की जाती है? देखिए, सामान्यतः सबसे पहले अगर वो हाई कोर्ट के अंदर 226 के अंदर अगर हाई कोर्ट के अंदर आती है तो उसका जो नेचर है 216 हो या 32 में हो, दोनों का नेचर सेम है। सबसे पहले जो माननीय अदालत होती है वो ये चेक करती है कि एक व्यक्ति जो है उसके मौलिक अधिकार या सामान्य अधिकारों का हनन हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर उसको ऐसा लगता है कि उसके जो अधिकारों का हनन हुआ है और वो गैर कानूनी रूप से हुआ है, जैसे मान लीजिए किसी ने अपराध किया और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर दिया और वो उसकी कोर्ट जाता है कि मुझे अरेस्ट कर दिया गया, लेकिन अगर न्यायपालिका का पालन करती है, न्याय व्यवस्था का पालन करती है, किसी का कुछ होता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को खारिज किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और उसको अरेस्ट करने के जो प्रोविजन है वो प्रोविजन ठीक नहीं है। अब हम लेटेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, संजय सिंह का लेते हैं। संजय सिंह को अरेस्ट किया गया, जैसे ईडी ने अरेस्ट किया, संजय सिंह ने डायरेक्ट डाली हाई कोर्ट के लिए की प्रक्रिया है और उनकी अरेस्ट हुई है, उसके पूरे खिलाफ जो है वो रिट दाखिल करी है कि ईडी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मुझे अरेस्ट किया या ईडी ने मुझे अरेस्ट किया, मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जो है वो फाइल की जा सकती है और वो कोर्ट को लगता है कि जो व्यक्ति है उसको गलत अरेस्ट किया गया है या अरेस्ट करने के आधार नहीं थे, या इसके अलावा सामान्य रूप से अगर सिविल प्रक्रिया में जाते हैं तो सिविल प्रक्रिया में किसी ट्रिब्यूनल ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का ऑर्डर कर दिया है या कोई अथॉरिटी ऐसी है जिसको कोई काम करना चाहिए, जिसको एक दायित्व दिया गया है और वो अथॉरिटी के दायित्व को पूरा नहीं कर रही है। जैसे कई बार आपने देखा है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जो दिल्ली का जो मास्टर प्लान है उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए, अथॉरिटी को कहा है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, तो ऐसी स्थिति में कोई अथॉरिटी है वो अपना काम भी नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थिति में जो कंसर्न हाई कोर्ट है या कंसर्न सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी कर सकती है और ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से अगर ऐसा साबित होता है कि किसी के अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स या अन्य अधिकारों का अगर हनन हुआ है तो निश्चित रूप से जो है उनको लाभ। सर ये भी बताइए कि रिट कितने तरह के होते हैं और बंदी प्रत्यक्षीकरण इस क्या होता है, ये मतलब थोड़ा विस्तार से हमें बताने की कोशिश करें। बंदी प्रत्यक्षीकरण को हम पहले समझते हैं तो अगर उसको सामान्यतः जिसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस बोलते हैं, तो किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए अरेस्ट कर लिया गया या किसी व्यक्ति की कोई हमें नामो निशान
उसमें ये पता लग रहा है किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से कहीं पर रखा गया है, या एग्जाम्पल मान लीजिए जेल के अंदर है और किसी ने और उसके ऊपर कोई केस नहीं है, या पुलिस की कस्टडी में है, उसके ऊपर कोई केस नहीं है, और आपको ये पता है कि आपको पता नहीं चल पा रहा है कि उसका हुआ क्या है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है वो एक प्रत्यक्षीकरण की, बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक लिस्ट लगा सकते हैं। उसमें हाईकोर्ट ये कहता है कि आप उस व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष पेश कीजिए, वो है कहाँ पर। उसके बाद जब वो उसको पेश किया जाता है, अगर वो अथॉरिटी के पास जायज कारण होते हैं उसको अरेस्ट करने के या उसको डिटेन करने के, कोई और कारण होते हैं, तो न केवल ये रिट यहाँ तक नहीं हो जाती सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट से कि आप केवल ये साबित कर दो कि हाँ उसको पेश कर दो और रिट कंप्लीट हो गई, डिस्पोज ऑफ होगी। उसके बाद उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है या किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया या रोका गया किसी व्यक्ति से, और उसके कानूनी अधिकार क्या है और उसके कौन कौन से कारण से, कौन कौन से उल्लंघन से, जिनके तहत किसी व्यक्ति को किसी नागरिक के मौलिक अधिकार, जब उसको अरेस्ट किया जाता है नेचुरल रूप से उनकी जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उनके जो मौलिक अधिकार है, उनका हनन होता है, उसको अरेस्ट किया जाता है, उसकी स्वतंत्रता भंग होती है। तो बताना पड़ेगा अथॉरिटी को कि आपने उस किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया है, डिटेन किया है, कोई और कारण किया है, तो क्यों किया है। ऐसी जैसे ये रिट है, इसके अलावा बहुत सारी क्रिमिनल रिट होती है, जैसे मान लीजिए परमादेश होती है, किसी को सरकार आदेश देती है कि भाई आप किसी अथॉरिटी में बैठिए, आपको अमुक अमुक काम करने की, और आप काम नहीं कर रहे, तो कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश देती है कि आप ऐसा काम करें। या मान लीजिए कोई ऐसी रिट भी दे सकती है जिसके अंदर कोई ट्रिब्यूनल या कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से वो बाहर जाकर उसने ऑर्डर कर दिया है, जो उनको करने का आदेश ही नहीं था। तो ऐसी स्थिति में रिट के अंदर जो है उनके अधिकार क्षेत्र को सीमित किया जा सकता है, उस आदेश को खारिज किया जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी रिट्स होती है जिसके अंदर कोर्ट ये देखता है कि कहीं ना कहीं जो मुख्य उद्देश्य है कि जो मौलिक अधिकार या किसी तरह के अधिकार जो है, जो नागरिकों को या इसके अलावा गैर नागरिकों को भी जो अधिकार है, उनका कहीं हनन तो नहीं हो रहा। अगर हनन होने की स्थिति रहती है तो ऐसी स्थिति में जो रिट है उनका एक अलग तरीके से उनका मैंडेटस है, हैबस कॉर्पस है, वो इस तरीके की जो रिट है वो इशू। जी बिल्कुल। सर यही हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि परमादेश मैंडमस जिसे कहते हैं ये क्या होता है, क्योंकि देखिए टेक्निकल भाषा जो होती है, जो कानूनी भाषा होती है, वो आम लोग नहीं समझ पाते हैं। आप ही विस्तार से सर इसके बारे में बता पाएंगे कि आखिर से क्या कहते हैं और ये क्या होता है, कब इसका इस्तेमाल होता है। देखिए जैसे मैंडेटस की बात करते हैं ना, मैंडेटस का मतलब ये जो वर्ड है वो होता है मैंडेट, तो मैंडेट देना यानी कोई आदेश देना। अगर मान लीजिए कोई भी जब हम रिट को हम फाइल करते हैं, कोई व्यक्ति जो ऑफिशियल ड्यूटी जो होती है वो ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करता है, कोई संस्था कोई व्यक्ति, और उसको परफॉर्म करने के लिए कोर्ट आदेश देता है कि आपको ये काम करना है। आपको जैसे मान लीजिए अभी पॉल्यूशन की बात देख रहे हो, और बहुत सारे ट्रैफिक इश्यूज है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिसके लिए सरकार को लगता है कि इस अमुक संस्था को काम करना चाहिए, और कोई नागरिक तो रिट दाखिल करता है, कहता है कि ये इस संस्था को काम करना चाहिए और ये संस्था उस काम को नहीं कर रही है, ये अधिकार भी इसको दी गई है, ड्यूटी भी इनकी है। तो ऐसी स्थिति में सरकार जो है वो आदेश दे सकती है डिपार्टमेंट को, हम आपको आदेश देते हैं। ऐसा नहीं कि हर बात के लिए सरकारी संस्था ले जाएगी, जब जो वहाँ की विधानसभा है या वहाँ की जो पार्लियामेंट है, जब वो कानून बनाएंगी, हम कानून बनाने के बाद ही काम करेंगे। अगर न्याय के हित में सरकार को लगता है कि किसी आदेश को देना, सॉरी कोर्ट को लगता है कि किसी आदेश को देना जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में परमादेश कोर्ट दे सकते हैं कि हम आपको आदेश देते हैं कि ये न्याय के लिए जरूरी है, ये फंडामेंटल राइट को सेव करने के लिए जरूरी है, अदर राइट को सेव करने के लिए, और आप इस काम को करें। ये रिट ऑफ मेंटेनेंस। जी सर, इसी के साथ ये भी समझा दीजिए कि उत्प्रेषण क्या होता है, सर्चरी इसे कहते हैं, क्या होता है ये इसे क्या कहते हैं और क्या इसके अंदर होता है, कब इसका इस्तेमाल होता है। यह जैसे आप लोग देखें हमारे बीच में हाई कोर्ट से नीचे जो है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी बहुत सारे कोर्ट होते हैं, और कई बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं हमारे यहाँ। कई बार जो अलग अलग ट्रिब्यूनल्स होते हैं वर्कआउट करते हैं, बहुत बार तो नहीं कर सकते, कई बार ऐसा होता है कि जो न्यायिक अधिकारी होते हैं वो अपनी किसी भी केस के अंदर कोई ऐसा होता है कि गलती से या और तरीके से जो उनका अधिकार क्षेत्र होता है उस अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई निर्णय कर देते हैं।
या जो सेकंड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, जो हमारे ऑलरेडी लॉ बना हुआ है, उस लॉ के हिसाब से ना करके उससे बियॉन्ड ऑर्डर, और आपके पास उस ऑर्डर की ना तो उसके बाद अपील का कोई गुंजाइश है, ना रिवीजन की गुंजाइश। यानी आपका जो लॉ है, आपने जो अपनी राइट को एक्सरसाइज करी अपील के अंदर या रिवीजन कर लिया, अब वो करने के बाद आपके पास नहीं, तो उसके बाद जो रास्ता बचता है, फिर आप रिट फाइल करते हैं उस आदमी के खिलाफ कि ये आदमी जो है अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं किया गया या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया गया है। तो ऐसी स्थिति में इस वाली जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। जी सर, ये भी समझाइए कि निषेधाज्ञा जिसे प्रोहिबिशन कहते हैं, ये क्या होती है और कब इसका इस्तेमाल होता है, कैसे सिचुएशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, कई बार सरकारी संस्थाएं जो है वो किसी तरीके से किसी कार्य को कर रही होती है और वो कार्य को करने के लिए सरकार नहीं रुकती है। सरकार का कहना होता है कि हम ये इसको नहीं रोकेंगे और इसको क्योंकि ऊपर से जो हमारी जो विधानसभा है या कंसर्न पार्लियामेंट है उसका कोई आदेश हमारे को नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोर्ट को जो हाईकोर्ट कंसर्न होती है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस काम को रोके बिना जो अधिकार है वो प्राप्त नहीं हो सकते या अधिकारों का उल्लंघन रोका नहीं जा सकता, तो किसी भी कार्य को, चलते कार्य को कोर्ट जो है रोक निकाले, आज्ञा दे सकती है कि इसको कार्य को रोका जाए या व्यवस्था को रोका जाए या आने जाने से रोका जाए। तो किसी मतलब जिसको हम नेगेटिव कन्वर्सेशन बोलते हैं, उन नेगेटिव ऑर्डर को ये नहीं किया जाए, उस निषेधाज्ञा को सुप्रीम कोर्ट और कंसर्न हाई कोर्ट अलग 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 हिसाब से इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और इंटरेस्ट ऑफ जो फंडामेंटल राइट है, अदर राइट्स ऑफ सिटीजन है, ये कर सकती है। और ऐसी स्थिति में तुरंत कई बार तुरंत वो लागू होते हैं और आदेश को दिया जाता है। क्या काम किसी स्थिति से चल रहा होता है, उस काम को अगले आदेश तक या कोर्ट के जो जब तक डिसाइड होता है उस काम को उस तक रोका जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ऋषिपाल जी, आपने बहुत ही विस्तार से, बहुत तफसील से हमारे दर्शकों को जानकारी रीट के बारे में दी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।